अस्सलाम वालेकुम। क्लास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी का जो चैप्टर 1 है द बायोलॉजी, उसका आज सेकंड लेक्चर है, लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको हम बुक में डिस्कस करने से पहले हम जो बुक में जो चार्ट है उसको डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं। तो बुक में जो फिगर 1.1 का जो चार्ट है इसको हम नीचे से देखेंगे, मतलब कि हम ऐसे यूं ऊपर जाएंगे क्योंकि ये जो है कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएगा नीचे से ऊपर, इसीलिए। तो ये जो फर्स्ट है सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो सबसे पहले हमें ये बताना चाहिए कि जो मैटर होता है, मैटर किससे बनता है? एटम से बनता है। तो एटम किससे बनता है? एटम के अंदर भी कुछ सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे कि प्रोटॉन जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन जो न्यूट्रल होता है जिसके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, एंड इलेक्ट्रॉन जो किसी भी एटम के, जैसे ये एटम है, जैसे ये एटम है तो ये आ गया इसका प्रोटॉन, उसके बाद ये इसका न्यूक्लियस है जिसमें ये प्रोटॉन भी है और ये न्यूट्रॉन भी है। और ये जो इसका ऑर्बिट है यहाँ पे क्या कर रहे होते हैं? इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं। सही। तो ये पूरा क्या बन गया? ये बन गया एटम। तो ये एटम जो है, ये एटम जो है ये किससे बना है? ये एटम इस सब एटॉमिक पार्टिकल से बना है जिसमें है प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। तो वो पार्टिकल्स जो क्या बनाए, एटम बनाए, उनको क्या कहते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स। फिर अब जब एक एटम, जैसे कि ये अब क्या बन गया, एक एटम बन गया। अब ये एटम कुछ भी हो सकता है, जैसे ये एटम हाइड्रोजन एटम भी हो सकता है, कार्बन एटम भी हो सकता है, नाइट्रोजन एटम भी हो सकता है, ऑक्सीजन भी हो सकता है। तो जब ये तीन चीजें मिलती हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, जब ये तीन चीजें मिलती हैं तो क्या बना रही हैं? एटम, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट रिटेन्स द प्रॉपर्टी ऑफ दैट एलिमेंट। तो ये क्या है? ये एटम है, ठीक है। और इनको हम क्या कहते हैं? इनको हम एलिमेंट्स भी कहते हैं। सही है। एटम क्या करते हैं? एटम जो है एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज रखते हैं। सही। तो अब ये जो एटम्स हैं, जब ये एटम्स बहुत सारे मिल जाएंगे, जैसे करिए हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन के साथ मिल जाएगा, जो आपको यहाँ दिख रहा है वाटर, तो दो हाइड्रोजन एटम एंड एक ऑक्सीजन एटम, इन तीन एटम्स ने मिलकर क्या बनाया है? एक मॉलिक्यूल बनाया है। अगर हम इसको थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएं तो ये जो ग्लूकोज है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है C6H12O6। तो ये जो ग्लूकोज है इसके अंदर क्या है? इसके अंदर कार्बन के 6 एटम्स हैं, हाइड्रोजन के 12 हैं एंड ऑक्सीजन के 6 हैं। तो ये जितने 12 24 एटम्स मिलके क्या बना रहे हैं? एक मॉलिक्यूल बना रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएं तो डीएनए। सही है। तो ये डीएनए भी किससे बना हुआ है? डीएनए भी एटम से बना हुआ है। डीएनए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल है, आगे पढ़ेंगे, अभी इसको डिस्कस नहीं करेंगे। तो मॉलिक्यूल की डेफिनेशन क्या आ गई? अ कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स, एटम के कॉम्बिनेशन या एटम का, बहुत सारे एटम्स का मिलकर एक चीज बनाना, तो क्या कहलाता है? मॉलिक्यूल। फिर है ऑर्गेनल्स। अब ऑर्गेनल्स क्या है? ऑर्गेनल्स की डेफिनेशन है अ स्ट्रक्चर विद इन अ सेल। सेल के अंदर का स्ट्रक्चर जो होता है, आपको पता होगा कि जो सेल होता है वो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ होता है, मतलब कि हर ऑर्गेनिज्म सेल से बने हुए हैं, ठीक है। तो अब सेल किससे बना हुआ है? तो सेल के अंदर कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड न्यूक्लियस, या बहुत सारे होते हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जाई बॉडीज, तो बहुत सारे होते हैं। यहाँ पे इन्होंने कुछ कुछ की एग्जांपल्स लिखी हुई हैं। तो है स्ट्रक्चर विद इन अ सेल, सेल के अंदर का जो स्ट्रक्चर है जिसको क्या कह रहे हैं? ऑर्गेनल कह रहे हैं। दैट परफॉर्म्स अ स्पेसिफिक फंक्शन। तो हर ऑर्गेनल्स क्या कर रहा है? एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहा है। अगर हम न्यूक्लियस की बात करें तो न्यूक्लियस क्या करता है? न्यूक्लियस हमारे सेल को डिवाइड करने की प्रॉपर्टी रखता है। क्यों रखता है? क्योंकि इसके अंदर क्या होता है? डीएनए होता है। तो न्यूक्लियस जो एक ऑर्गेनल है उसकी प्रॉपर्टी क्या है? सेल डिवीजन, या तो फिर इसके पास हमारी हर तरह की इंफॉर्मेशन होती है। अगर हम क्लोरोप्लास्ट की बात करें जो कि प्लांट्स के अंदर, प्लांट्स के सेल में होता है, तो क्लोरोप्लास्ट क्या करता है? क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस करता है सनलाइट की मौजूदगी में, जिससे क्या बनाता है? ग्लूकोज बनाता है, अपना फूड प्रिपेयर करता है। अगर हम माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? ये अपने अंदर एनर्जी को स्टोर करता है, ठीक है। तो ये हो गए ऑर्गेनल्स।
अगर हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे तो हमारे मॉलिक्यूल्स मिलके क्या बनाते हैं, कंपाउंड वगैरह बनाते हैं, लेकिन हम क्योंकि बायोलॉजी में पढ़ रहे हैं तो इसीलिए हमारे जो मॉलिक्यूल्स हैं, यहाँ पे जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारे बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं, जो कि हमारी बॉडीज में होते हैं, ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज में होते हैं, लिविंग थिंग्स की बॉडीज में होते हैं। तो ये वाले मॉलिक्यूल्स जब आपस में मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, ऑर्गेनल्स। और जब ऑर्गेनल्स बहुत सारे मिल जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट नहीं, न्यूक्लियस हो गया। उसके बाद अगर हम एक एनिमल सेल की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम और इसके अलावा वैक्यूल्स वगैरह, तो ये सारी चीजें क्या मिलके बनाती हैं, ये बनाते हैं एक सेल। ठीक है, तो जब अब बहुत सारे ऑर्गेनल्स जब मिल जाते हैं, ऑर्गेनल्स किससे बने हैं, मॉलिक्यूल से बने। तब तो जब बहुत सारे ऑर्गेनल्स मिल जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस या सेल के और बहुत सारे ऑर्गेनल्स जब मिल जाएंगे, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, साइटोप्लाज्म, तो जब ये बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी जो किससे बनी हुई है, मॉलिक्यूल से बनी हुई है, तो हमारा क्या बन जाएगा, हमारा एक प्रॉपर सेल बन जाएगा। और सेल क्या है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ या द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। तो सेल क्या होते हैं, अब सेल बहुत तरीके के होते हैं, यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है नर्व सेल की। नर्व सेल हमारे ब्रेन के अंदर होता है, हमारे नर्वस सिस्टम के अंदर होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो अब जरूरी नहीं है कि ये सारे चीजें मिलके सिर्फ नर्व सेल्स ही बना रही हैं, ये बहुत सारे सेल बनाती हैं, जैसे कि एपिथेलियल सेल, नर्व सेल्स, मसल सेल, कनेक्टिव टिश्यू सेल। तो हर सेल का अलग अलग फंक्शन होता है। ठीक है, नर्व सेल्स क्या बनाते हैं, नर्वस टिश्यू बनाते हैं, और मसल सेल्स मसल्स टिश्यू बनाते हैं। तो हर सेल का अलग अलग फंक्शन होता है। ठीक है, तो अब ये जब नर्व सेल है, ऑर्गेनल्स वगैरह सब मिलके क्या बने, सेल बने। और यही सेल जो है, जब एक नर्व सेल, दूसरा नर्व सेल और फिर बहुत सारे नर्व सेल आपस में क्या हो जाएंगे, एक ग्रुप बना लेंगे और एक ही फंक्शन को क्या कर रहे होंगे, परफॉर्म कर रहे होंगे, परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। सही है, तो नर्व नर्व सेल्स हैं, अगर नर्व सेल्स बहुत सारे मिल गए, जैसे कि यहाँ आपको दिख रहा है इस डायग्राम में, तो ये इन्होंने क्या बना लिया, एक नर्वस टिश्यू बना लिया है। ठीक है, तो बहुत सारे सेल का जो ग्रुप होता है, अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स, सिमिलर के ऊपर गौर करेंगे कि ऐसा नहीं है कि मसल सेल ने जो है नर्व सेल के साथ मिलकर एक टिश्यू बना लिया, नहीं ऐसा नहीं होता है। नर्व सेल्स के साथ ही मिलकर टिश्यू बनाएंगे। ठीक है, सिमिलर सेल्स का होना लाजमी है, जो क्या करें, एक स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म करें। तो फिर क्या बन जाता है, टिश्यू बन जाते हैं। फिर आता है ऑर्गन। तो जब बहुत सारे नर्वस टिश्यूज होंगे, पहले ये पढ़ लेते हैं, स्ट्रक्चर विद इन एन ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ऐसा स्ट्रक्चर यूजुअली कंपोज्ड ऑफ सेवरल टिश्यूज टाइप दैट परफॉर्म अ फंक्शनल यूनिट। अब यहाँ पे इन्होंने कहा कि बहुत सारे टिश्यूज, यहाँ पे अभी सेल्स क्या कर रहे थे, सिमिलर सेल्स मिलके एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रहे थे। लेकिन अब ये कह रहे हैं कि दो तरह के टिश्यूज, सही है, अगर दो तरह के टिश्यूज या दो से ज्यादा तरह के टिश्यूज, सेवरल टिश्यूज दैट परफॉर्म अ फंक्शनल यूनिट, टिश्यूज तो अलग अलग तरह के हों लेकिन उनका जो फंक्शन है वो क्या हो, सेम हो। जैसे ब्रेन है, ब्रेन के काफी सारे पार्ट्स होते हैं, तो अब हर पार्ट में क्या होता है, अलग अलग टिश्यू होता है। ठीक है, लेकिन उस ब्रेन का काम क्या है, सही है, हर पार्ट का या हर टिश्यू का काम क्या है, एक ही काम है कि हमारी जो बॉडी है उसको क्या करना, कंट्रोल करना। तो ये क्या कर रहे हैं, बहुत सारे टिश्यूज मिलके क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक फंक्शन या फंक्शनल यूनिट परफॉर्म कर रहे हैं। सही है? तो ये क्या कहलाएगा, ऑर्गन। सही है, ब्रेन क्या हो गया, हमारा एक ऑर्गन बन गया। ऐसे अगर हम स्टमक की बात करें तो स्टमक में भी हमारे बहुत तरह के क्या होते हैं, टिश्यूज होते हैं। सही है, तो वो बहुत तरह के टिश्यूज आपस में मिलके क्या कराते हैं, एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कराते हैं, या उन सबका एक ही काम होता है स्टमक के अंदर, क्या काम होता है, डाइजेशन। ठीक है, तो फिर आते हैं ऑर्गन सिस्टम पे। टू और मोर ऑर्गन्स वर्किंग टुगेदर इन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ स्पेसिफिक बॉडीली फंक्शन। के ये तो हो गया एक ऑर्गन। सही है, यहाँ पे हमने पढ़ा द ब्रेन इज द वन ऑर्गन, बट यहाँ पे कह रहे हैं टू और मोर ऑर्गन दैट परफॉर्म स्पेसिफिक बॉडीली फंक्शन, कि जो बॉडी का एक ही फंक्शन परफॉर्म करें, दो या दो से ज्यादा ऑर्गन्स मिलके। अगर हम ब्रेन की बात करें तो यहाँ पे नर्वस सिस्टम बनाया हुआ है। ठीक है, तो क्या बन जाता है, एक सिस्टम बन जाता है। दो या दो से ज्यादा ऑर्गन ऑर्गन का आपस में मिलकर एक ही काम करना, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ऑर्गन सिस्टम। अब इधर इस डायग्राम पे देखते हैं कि ये क्या है, ये हमारा ब्रेन, फिर ये क्या आ गई, स्पाइनल कॉर्ड, और ये बहुत सारी क्या निकली हुई है,
नर्व्स निकली हुई हैं। तो ये सब क्या है, ये अलग अलग ऑर्गन है। ये ब्रेन एक अलग ऑर्गन है, स्पाइनल कॉर्ड एक अलग ऑर्गन है, और ये नर्व्स जो है ये एक अलग ऑर्गन है। अब यहाँ पे ये क्या होगा, ये तीन हमारे ऑर्गन्स मिलके क्या कर रहे हैं, नर्वस सिस्टम बना लिया। और इनका काम क्या है, इनका काम है ब्रेन से जो है मैसेज भेजना बॉडी को, या अगर बॉडी में आपका कुछ हो रहा है तो वो बातें किसको बताना, वो मैसेजेस ब्रेन तक लाना। ठीक है, तो इनका क्या है, स्पेसिफिक फंक्शन है बॉडी को कंट्रोल करना। ठीक है, तो ये क्या हो रहा है हमारा नर्वस सिस्टम। क्यों नर्वस सिस्टम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये ब्रेन वगैरह का है। अगर यही काम स्टमक का होता, या हाँ स्टमक का होता तो वो क्या कहलाता है, डाइजेशन सिस्टम। अगर लंग्स वगैरह का होता तो वो कहलाता है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो ये हर तरह के सिस्टम्स अलग अलग है। ठीक है, फिर आते हैं, फिर है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या है, कि एन इंडिविजुअल लिविंग थिंग कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल्स, के एक जो लिविंग थिंग है, इंडिविजुअल लिविंग थिंग है, वो किससे बना हुआ है, मेनी सेल्स से बना हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, अगर हम ऑर्गन सिस्टम है, हमारा एक ऑर्गन सिस्टम है नर्वस सिस्टम, अगर हम नर्वस सिस्टम को, रिप्रोडक्टिव सिस्टम को, रेस्पिरेटरी सिस्टम को, या डाइजेशन सिस्टम को, इन सारे सिस्टम्स को अगर हम मिला दें तो हमारा क्या बन जाता है, एक पूरा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, एक पूरा इंडिविजुअल लिविंग थिंग बन जाता है, जो किससे बना हुआ होता है, बहुत सारे सेल्स से बना हुआ होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। अब यहाँ तक की बात तो बहुत आसान थी। समझने वाली बात जो है वो ये है ऊपर, जो थोड़ी सी इतनी मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप आराम से समझें, उसको बिल्कुल कॉन्सेप्ट से समझे, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो ये जो वर्ड है स्पीशीज, इसका यहाँ पे डेफिनेशन लिखी हुई है, वेरी सिमिलर। मतलब कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो आपस में क्या हो, अभी जो ये ऑर्गेनिज्म बना है इतने सारे प्रोसेसेस से गुजर के, तो ये जो ऑर्गेनिज्म है, और इसी के कंपैरिजन में हमने एक और ऑर्गेनिज्म को रख लिया, तो हम उन दो में क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं। तो क्या है, वेरी सिमिलर, वो दोनों आपस में क्या हो, बहुत ज्यादा सिमिलर हो, एंड पोटेंशियली इंटरब्रीडिंग ऑर्गेनिज्म। इंटरब्रीडिंग क्या होता है, मतलब कि अगर वो आपस में क्या करें, रिप्रोडक्शन करें, तो जो वो बनेगा, ऑफ स्प्रिंग जो बनेगा, वो कैसा होना चाहिए, वो फर्टाइल होना चाहिए। मतलब कि आगे जाके वो भी कैसा होना चाहिए, अगर वो भी रिप्रोडक्शन करे तो वो भी क्या होना चाहिए, वो भी फर्टाइल होना चाहिए, वो भी रिप्रोडक्शन कर सके, इस तरह का होना चाहिए। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो आपस में क्या हो, वेरी सिमिलर हो, और आपस में इंटरब्रीडिंग करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बना सकें, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं, स्पीशीज। जैसे अगर हम इंसानों की बात करें, तो यहाँ के इंसान और दूसरे कंट्री के इंसान या दूसरे सिटी के इंसान, सब क्या है, सब आपस में क्या है, एक स्पीशीज है। ठीक है, फिर दूसरा वर्ड है पॉपुलेशन। अब यहाँ पे तो अभी हमने जब स्पीशीज की बात की, तो हमने कहा कि पाकिस्तान के, अमेरिका के, इंडिया के, सब क्या है, हम सब क्या है, हम सब एक ही स्पीशीज हैं। इंसानों की बात कर रहे हैं अभी खाली हम। लेकिन जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि वन स्पीशी, किसी भी स्पीशीज के जो मेंबर्स हैं, मतलब कि अगर हम अब यहाँ पे हमने एरिया को लिया है, मतलब कि अगर हम अभी हम जब स्पीशीज की बात कर रहे थे खाली, तो हमने ये कहा था कि वो किसी भी एरिया के स्पीशी, किसी भी एरिया का ऑर्गेनिज्म हो, बस आपस में क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए, और इंटरब्रीडिंग करने पे फर्टाइल ऑफस्प्रिंग देना चाहिए। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, स्पीशी कहलाएगा। मगर पॉपुलेशन वाली डेफिनेशन क्या कहती है, कि सेम एरिया में रहने वाले एक स्पीशी क्या कहलाएगी, पॉपुलेशन कहलाएगी। जैसे कि अगर हम कराची की बात करें, या कराची में भी हमारे क्या बने हुए हैं, अलग अलग एरिया बने हुए हैं। ठीक है, तो अगर कराची में भी जो अलग अलग एरिया के जो अलग अलग लोग हैं, मतलब इंसान, खाली हम इंसान को लेंगे, ठीक है, वन स्पीशी लिखी हुई है यहाँ पे, तो वो जो वन स्पीशी के लोग हैं जो एक ही एरिया में, सेम एरिया में रह रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगी, पॉपुलेशन कहलाएगी। ठीक है, फिर उसके बाद ऊपर आते हैं कम्युनिटी, टू और मोर पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज लिविंग इंटरेक्टिंग इन द सेम एरिया। अब यहाँ पे अभी हम जब पॉपुलेशन की बात कर रहे थे, तो हम कह रहे थे कि सेम एरिया में रहने वाले सिर्फ एक स्पीशी, वन स्पीशीज। मगर जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं, तो हम कहते हैं टू और मोर पॉपुलेशन, मतलब कि उस एरिया में रहने वाले एनिमल्स एंड उस एरिया में रहने वाले प्लांट्स। या एनिमल्स में भी अगर हम डिफरेंशिएट करें, तो हम बोले कि उस एरिया में रहने वाले कैट्स, उस एरिया में रहने वाले डॉग्स, उस एरिया में रहने वाले बर्ड्स, या उस एरिया में रहने वाले इंसेक्ट्स। तो ये सारे अगर हम पॉपुलेशन को मिला दें, तो वो क्या बन जाती है, हमारी एक कम्युनिटी बन जाती है। अच्छा, कम्युनिटी में आपको एक चीज याद रखनी होगी, कि कम्युनिटी में आपको खाली लिविंग थिंग्स को लेना होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म को लेना होगा। ठीक है, तो हम लिविंग ऑर्गेनिज्म में क्या क्या ले सकते हैं, इंसानों को ले सकते हैं उसी सेम एरिया के, और एनिमल्स को ले सकते हैं, प्लांट्स को ले सकते हैं, इंसेक्ट्स को ले सकते हैं, बर्ड्स को ले सकते हैं, और
हाँ प्लांट्स को भी ले सकते हैं क्योंकि वो क्या होते हैं, लिविंग थिंग्स होते हैं। तो जब एक ही एरिया की ये सारी तमाम पॉपुलेशन, 2 या 2 से ज्यादा पॉपुलेशन मिल जाती है तो क्या बन जाती है, कम्युनिटी बन जाती है। फिर है इकोसिस्टम। अब ये इकोसिस्टम क्या है, अ कम्युनिटी टुगेदर विद इट्स नॉन लिविंग सराउंडिंग। अब इकोसिस्टम में क्या आता है, अभी हम जब कम्युनिटी की बात कर रहे थे तो हम खाली यहाँ पे लिविंग थिंग्स की बात कर रहे थे सेम एरिया की, मगर अगर हम इकोसिस्टम की बात करें तो कम्युनिटी के साथ हम नॉन लिविंग सराउंडिंग एरिया भी ले लें, एनवायरमेंट भी ले लें अपना, जैसे कि वहाँ की जमीन, वहाँ की हवा, वहाँ का पानी, वहाँ की और तमाम नॉन लिविंग थिंग्स अगर हम लिविंग थिंग्स के साथ मिला दें तो वो हमारा क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। ठीक है, तो अभी हमने इकोसिस्टम देख लिया था कि इकोसिस्टम क्या होता है, अगर हम कम्युनिटी वगैरह को जो है नॉन लिविंग के साथ क्या करते हैं, मिला दें तो हमारा क्या कहलाता है, इकोसिस्टम कहलाता है। अब ये बायोस्फीयर क्या है, तो बायोस्फीयर, बायो का मतलब तो आपको पता ही है आप सबको, बायो मीन लाइफ। ठीक है, और स्फीयर किसी भी गोल चीज को कहते हैं या किसी भी एक एरिया लिमिट को कह सकते हैं। ठीक है, तो बायोस्फीयर उस चीज को कहते हैं जहां पर लाइफ एग्जिस्ट करती है। ठीक है, द पार्ट ऑफ द अर्थ इनहेबिटेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूड्स बोथ द लिविंग एंड द नॉन लिविंग कंपोनेंट। अर्थ का ऐसा पार्ट जहां पर लिविंग एंड नॉन लिविंग क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, या जहां पर लाइफ है। ठीक है, अगर हम इधर देखें तो ये क्या है, हमारा अर्थ है। ठीक है, अर्थ से कुछ किलोमीटर ऊपर और कुछ किलोमीटर नीचे, यहाँ पे क्या करती है, यहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है। तो अब ये जो हमारा पूरा ये जो एरिया बन गया है, जो हमारा पूरा जो पार्ट बन गया है, तो इस चीज को हम क्या कहेंगे, इस चीज को हम कहेंगे बायोस्फीयर। ठीक है, तो बायोस्फीयर क्या है, अर्थ का ऐसा पार्ट जहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट करती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स वगैरह होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया चार्ट हमारा कंप्लीट। आई होप कि आप लोग को समझ आया होगा। अब हम चलते हैं बुक के लाइंस की तरफ, उसको थोड़ा सा रीड करेंगे, सारी चीजें तो यहाँ पे समझ ली हैं, बस उसको रीड करेंगे और समझ आ जाएगा। ठीक है, तो बुक के जो लाइन है वो है लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। ये 1.2 हमारा टॉपिक है, जो अभी हमने चार्ट पढ़ लिया है पूरा, बस अब हम इसको डिस्कस करेंगे थोड़ा सा ऊपर ऊपर से। तो है लिविंग ऑर्गेनिज्म आर हाईली कॉम्प्लेक्स एंड ऑर्गेनाइज। तो हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये हाईली कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, और वेल ऑर्गेनाइज होते हैं, जैसे हमने अभी देखा कि किस तरह से जो एटम होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स मिलकर एटम बनाते हैं, फिर एटम से मॉलिक्यूल्स बनते हैं, मॉलिक्यूल से ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल से सेल, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन एंड ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, और इस तरह से हमारी जो लाइफ है वो किस तरह से वजूद में आई है। सही है, ऑर्गेनाइज्ड है काफी। दिस कॉम्प्लेक्सिटी एंड ऑर्गेनाइजेशन इज कंपोज्ड ऑफ ग्रेडिंग ऑफ स्ट्रक्चर विच ईच लेवल बेस्ड ऑन द, तो ये जो कॉम्प्लेक्सिटी और ऑर्गेनिज्म है ये सब किससे बने हुए हैं, स्ट्रक्चर वगैरह से। तो अभी हम इसको देखते हैं, एक मिनट। सही, तो अब हम इधर देखेंगे कि लाइफ किस तरह से बिल्ट हुई है। तो लाइफ इज बिल्ट ऑन अ केमिकल फाउंडेशन। लाइफ किससे बनी हुई है, केमिकल फाउंडेशन से बनी हुई है। जैसा कि हमने देखा कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, ये सब क्या है, हमारे केमिकल एलिमेंट्स है। तो इन्होंने आगे बताया कि दिस फाउंडेशन इज बेस्ड ऑन एलिमेंट। एलिमेंट में क्या आते हैं, हाइड्रोजन और क्लोरीन, आयोडीन और ऑक्सीजन। तो ये सारे क्या है, सब हमारे एलिमेंट है, और ये सब क्या है, हमारे केमिकल फाउंडेशन है। ठीक है, तो एंड विच इज अ यूनिक टाइप ऑफ मैटर, हम इसको यूनिक टाइप ऑफ मैटर भी कह सकते हैं। एज वी नो एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट एंड एलिमेंट। हमें पता है कि एटम क्या है, स्मॉलेस्ट पॉसिबल यूनिट है किस चीज की, एलिमेंट की, विच रिटेन ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट। क्या करती है, एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज को बरकरार रखती है। फिर सब एटॉमिक पार्टिकल से बने हुए एटम, और एनी एटम में कंबाइन, जब एटम कंबाइन होते हैं तो क्या बन जाता है, एक मॉलिक्यूल बन जाता है। सही है, फिर है सिंपल मॉलिक्यूल। कहा गया, सिंपल मॉलिक्यूल्स आर फॉर्म्ड स्पॉन्टेनियसली। जो सिंपल मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या बन जाते हैं, वो अचानक से बन जाते हैं, कुछ पता नहीं चलता। फॉर एग्जाम्पल कार्बन डाइऑक्साइड। सही है, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या है, स्पॉन्टेनियसली फॉर्म्ड हो जाता है, सिंपल मॉलिक्यूल है। एक्सट्रीमली लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल आर मैन्युफैक्चर्ड बाय लिविंग मैटर। जो लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, वो किसके अंदर होते हैं, वो विद इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये आपको कहीं भी कैसे भी स्पॉन्टेनियसली बन जाती है, सिंपल मॉलिक्यूल है। मगर ये जो एक्सट्रीमली लार्ज और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं
ये कहाँ बनते हैं? ये लिविंग मैटर में बनते हैं, मतलब के लिविंग बॉडी के अंदर बनते हैं, ठीक है। तो अब इन्होंने आगे लिखा हुआ है, द मॉलिक्यूल्स ऑफ लिविंग मैटर आर मोस्टली बेस्ड ऑन कार्बन एंड प्रोवाइडिंग बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग मैटर। कि जो लिविंग मैटर के अंदर या लिविंग बॉडी के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो भी मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं वो ज्यादातर किस चीज के ऊपर बेस्ड कर रहे होते हैं? कार्बन, सही है। और आप लोग को पता होगा कार्बन को हम ऑर्गेनिक क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक एलिमेंट या ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी कहते हैं, ठीक है। फिर है कार्बन एंड प्रोवाइड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लिविंग मैटर। और क्या प्रोवाइड कर रहे होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स, मतलब ये कार्बन जो है ना, ये मेन कंपाउंड है, इससे हमारे प्रोटीन्स भी बन रहे हैं, इससे हमारे कार्बोहाइड्रेट भी बन रहे हैं, इससे जो है हमारा न्यूक्लिक एसिड भी बन रहा है। तो हर चीज में क्या है? कार्बन है। तो कार्बन और यही सारी चीजें मिलकर क्या बना रही हैं? यही सारी चीजें मिलकर मॉलिक्यूल्स बना रही हैं, और मॉलिक्यूल्स ऑर्गेनल्स, ऑर्गेनल्स सेल्स। तो मतलब कि क्या हो गया? ये हमारा एक बिल्डिंग ब्लॉक हो गया। फिर दीज आर कॉल्ड ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये क्या है? ये लिविंग बॉडी के अंदर है, तो इसीलिए इसका नाम दे दिया ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, बहुत सारे डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं मॉलिक्यूल्स के, जो क्या बनाते हैं? कंपाउंड बनाते हैं, ठीक है। अलॉन्ग विद ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड को कह रहे हैं मिनरल्स। इनऑर्गेनिक कंपाउंड भी आपकी बॉडी के अंदर होते हैं, ऑर्गेनिजम्स की बॉडी के अंदर होते हैं। तो ये कह रहे हैं कि along with organic compounds, ऑर्गेनिक कंपाउंड के साथ साथ इनऑर्गेनिक कंपाउंड आर आल्सो एसोसिएटेड विद लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऐसा नहीं है कि अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी में है कार्बन वगैरह तो वही सारों को हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कह देंगे, ऑर्गेनिक कंपाउंड कह देंगे, या इनऑर्गेनिक कंपाउंड हमारी बॉडी में होते नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं होता। हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं और इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं, ठीक है। जिनको इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स को यहाँ पे इन्होंने शो किया हुआ है मिनरल्स, तो आर एसोसिएटेड विद लिविंग ऑर्गेनिज्म। और एग्जांपल दी हुई है इनऑर्गेनिक कंपाउंड की ह्यूमन ब्लड, ठीक है। फिर उन्होंने लिखा है कि जो सिंपल ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो कि बॉडी के अंदर पाए जाते हैं वो है शुगर, ठीक है। शुगर, ग्लूकोज वगैरह, या ग्लिसरॉल। ग्लिसरॉल जो है ग्लूकोज का ही एक जो है वो है, क्या कहते हैं, ग्लूकोज का ही एक, ग्लूकोज ही है, समझे, ग्लिसरॉल, ठीक है। फिर है फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड। तो ये सब क्या है? सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। जैसे कि शुगर जो है ये क्या बनाती है? कार्बोहाइड्रेट बनाती है। ग्लिसरॉल भी कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। एंड अमाइनो एसिड्स जो है वो प्रोटीन्स बनाते हैं। फिर प्योरीन्स एंड पैरामीटर्स जो हैं ये क्या बनाती हैं? ये हमारे वो बनाती हैं, डीएनए एंड आरएनए बनाती हैं, सही है। तो ये सब क्या है? सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स है, मतलब कि यही जो सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं यही आपस में मिलकर क्या बना लेते हैं? मैक्रो मॉलिक्यूल्स बना लेते हैं, या तो फिर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल अगर हम कहें तो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल बनाते हैं। फिर इन द बॉडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर सिंपल मॉलिक्यूल्स आर कन्वर्टेड इनटू मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। कि जो हमारी जो बॉडी है इसके अंदर यही जो सिंपल मॉलिक्यूल्स जो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हैं ये क्या बनाते हैं? यही कन्वर्ट हो जाते हैं, यही कन्वर्ट होते हैं किसके अंदर? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में। तो दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज द 3 कैटेगरीज ऑफ फूड एंड नेचुरल। और ये किस में होते हैं? 3 कैटेगरीज में होते हैं, फूड में भी होते हैं, नेचुरल भी होते हैं, नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल, सही। क्या था? दे आर रिकॉग्नाइज्ड एज द 3 कैटेगरीज ऑफ फूड। और ये किस में रिकॉग्नाइज्ड होते हैं? 3 कैटेगरीज ऑफ फूड में, नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल्स एंड आर रिक्वायर्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म। और ये जो नेचुरल मैक्रोमोलिक्यूल्स जो हमारी बॉडी के अंदर बनते हैं किस चीज से बनते हैं? सिंपल मैक्रोमोलिक्यूल, सिंपल मॉलिक्यूल से, सिंपल ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। जो कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल या मैक्रोमोलिक्यूल जो बन रहे हैं ये क्या है? ये हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। ये हमें जरूरत है इनकी, ठीक है। तो अब ये क्या है? ये जो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं ये है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट किससे बन रहा है भाई? कार्बोहाइड्रेट बन रहा है शुगर से। और ये क्या है? लिपिड्स। लिपिड्स किससे बन रहा है? फैटी एसिड। एंड प्रोटीन, प्रोटीन किससे बन रहे हैं? अमाइनो एसिड से। तो विद डिफरेंट केमिकल अरेंजमेंट एंड फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, के जो केमिकल अरेंजमेंट होती है डिफरेंट होती है, इसकी वजह से हमारे जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो काफी कॉम्प्लेक्स होते हैं, और डिफरेंट केमिकल अरेंजमेंट से डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बनते हैं, ठीक है। हाँ, तो यहाँ थे with different chemical arrangements and formation of complex molecule the life emerge on the level of cell। के different chemical arrangements से और
फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स की वजह से क्या बन जाता है, ये जो हमारी लाइफ है वो किसमें चेंज होती है, सेल में। लाइक एन एटम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर, जैसे कि एटम क्या है, मैटर की स्मॉलेस्ट यूनिट है, ऐसे ही जो सेल है वो क्या है, वो स्मॉलेस्ट यूनिट है लाइफ की। अब फंडामेंटली ऑल सेल कंटेन जीन which are functional unit of DNA। अब ये क्या चीज है, इसको देखते हैं इधर कि हाँ, तो ये था ना कि जो हमारे सेल होते हैं उनके अंदर क्या होती हैं, जीन्स होती हैं, विच आर फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। तो अब ये जो जीन्स है ये क्या है, तो इस जीन को देखते हैं कि ये जीन क्या है। तो आपको पता होगा कि जो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये क्रोमोसोम, और ये किसके अंदर होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर होता है। अब ये जो पूरा क्रोमोसोम होता है ना, ये पूरा क्रोमोसोम काम का नहीं होता, इसके अंदर कुछ पार्ट्स होते हैं, सही है, कुछ पैकेट्स होते हैं, ऐसा समझ लें कि कुछ इसके अंदर पैकेट्स होते हैं, बहुत ही अजीब सा बना है, गुजारा कर लें। है, तो ये जो पार्ट्स हैं इनको क्या कहते हैं, इनको कहते हैं जीन। तो यही वो पार्ट्स होते हैं जिनके पास हमारी इंफॉर्मेशन होती है। जैसे अगर इस पार्ट के पास आई कलर की इंफॉर्मेशन है, इसके पास हमारे हेयर कलर की है, इसके पास हमारे स्किन कलर की है, इसके पास हमारे जो है किसी और चीज की है। तो इसी तरह से हमारी तमाम इंफॉर्मेशन किसके पास होती है, क्रोमोसोम के पास होती है, या हम इसको कहेंगे कि ये जो डीएनए होता है इसके पास होती है, ठीक है। तो और ये जो पार्ट्स होते हैं ये क्या होते हैं, ये होते हैं जीन। तो अभी तक आई होप कि आप लोग को ये जीन वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। तो अब हम इधर आते हैं, विच आर फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। सही है, तो ये कहते हैं, समझाना चाह रहे थे कि जो जिस तरह से मैटर जो है वो किसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है, वो एटम जो है वो किसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है, मैटर की। एंड सेल जो है वो किसकी स्मॉलेस्ट यूनिट है, लाइफ की, फंडामेंटली। फिर ये समझा रहे हैं कि जो सेल्स हैं ओके उसके पास क्या होते हैं, जीन्स होते हैं, सेल के पास जीन होते हैं, सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर जो है डीएनए होता है, और डीएनए के अंदर हमारी जीन्स होती है, जैसे मैंने दिखाया आपको, विच आर फंक्शनल यूनिट ऑफ डीएनए। तो ये जो जीन्स होती हैं किसकी फंक्शनल यूनिट होती हैं, डीएनए की। अगर आगे देखें, द जीन्स प्रोवाइड नेसेसरी इंफॉर्मेशन नीडेड टू कंट्रोल द लाइफ ऑफ द सेल। जीन के पास क्या होती है, हमारी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट और नेसेसरी इंफॉर्मेशन होती है, जो हमारी लाइफ को कंट्रोल करने के लिए, सेल को कंट्रोल करने के लिए क्या होती है, नेसेसरी होती है। द सब सेलुलर स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। और जो सेल के अंदर का जो स्ट्रक्चर होता है, जो हमारे साइटोप्लाज्म के अंदर होता है, तो वो क्या कहलाता है, ऑर्गेनेल्स। या साइटोप्लाज्म के अंदर नहीं, न्यूक्लियस भी क्या है हमारा, ऑर्गेनल ही, ठीक है। तो फंक्शन अ थिन कवरिंग कॉल्ड सेल मेम्ब्रेन इनक्लोज द साइटोप्लाज्म अलोंग विद इंक्लूजन। और ये जो थिन कवरिंग जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन। कहाँ पे होती है, किसको क्लोज कर रही होती है, साइटोप्लाज्म को क्लोज कर रही होती है। सम ऑर्गेनिज्म मोस्टली माइक्रोस्कोपिक, बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, उनके पास खाली क्या होता है, एक सेल होता है। सही, हम लोग तो मल्टी सेलुलर है ना, इसीलिए। बट लार्जर ऑर्गेनिज्म आर कंपोज्ड ऑफ मैनी सेल। और जो लार्जर ऑर्गेनिज्म होते हैं किससे बनते हैं, मैनी सेल, मतलब के मल्टी सेलुलर। और बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स कैसे होते हैं, जिनके पास सिर्फ एक सेल होता है, जैसे कि बैक्टीरिया वगैरह होगा। फिर इन दीज मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स सेल्स ऑफ सिमिलर टाइप्स फॉर्म टिश्यूज। अब अगर एक हम यूनिसेलुलर की बात करें, जिनके पास वन सेल होता है, ऐसे की बात करें, तो उनकी जो लाइफ की ऑर्गेनाइजेशन है वो सेल पे आके खत्म हो जाती है, ठीक है। लेकिन अगर हम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो उनकी लाइफ की जो ऑर्गेनाइजेशन है वो थोड़ी सी आगे बढ़ती है, उनके लेवल्स, उनके प्रोसेसेस थोड़े से आगे बढ़ते हैं। जैसे कि बहुत सारे सेल जो है मिल जाते हैं तो वो टिश्यू बन जाते हैं, और वो क्या करते हैं, एक ही फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। फॉर एग्जाम्पल नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, जाइलम टिश्यू। सही है, तो ये सब क्या है, अलग अलग टिश्यूज हैं और इनके अलग अलग काम है, ठीक है। फिर है वेरियस टिश्यूज टाइप कंबाइन टू मेकअप एन ऑर्गन। और जब बहुत सारे टिश्यूज मिल जाते हैं तो क्या बन जाता है, ऑर्गन। फॉर एग्जाम्पल दी ब्रेन, सही है। और फिर जब बहुत सारे ऑर्गन्स क्या बन जाते हैं, मिल जाते हैं, और एक साथ मिलके क्या कर रहे होते हैं, एक ही फंक्शन को, स्पेसिफिक फंक्शन को परफॉर्म कर रहे होते हैं, तब वो क्या कहलाता है, ऑर्गन सिस्टम। फिर है फॉर एग्जाम्पल अब ऑर्गन सिस्टम दिया हुआ है, फॉर एग्जाम्पल द ब्रेन, द स्पाइनल कॉर्ड एंड द सेंस ऑर्गन एंड द नर्व्स। तो ये सारी चीजें क्या है, ये सब एक ऑर्गन है, तो ये सब मिलकर क्या बना रहे हैं, द नर्वस सिस्टम। Say altogether different organ system functionally in a highly advanced coordination and cooperation make up an
इंडिविजुअल होल ऑर्गेनिज्म। अब जब एक सिस्टम, दूसरा सिस्टम, तीसरा सिस्टम, जैसे कि अभी बताया था मैंने आप लोग को कि नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेशन सिस्टम और रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो जब ये बहुत सारे सिस्टम एक साथ मिल जाते हैं तो वो क्या बन जाता है, हमारा एक होल ऑर्गेनिज्म बन जाता है, इंडिविजुअल होल ऑर्गेनिज्म या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो बियॉन्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म आर बॉर्डर लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, a group of very similar interbreeding organism constitute a species। ऐसे organisms जो क्या हो, आपस में बहुत ज्यादा सिमिलर हो, एंड आपस में बहुत ज्यादा सिमिलर होने के साथ साथ क्या हो, आपस में अगर इंटरब्रीडिंग करें तो कैसे ऑफस्प्रिंग बने, फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बने, तो वो क्या कहलाती है, स्पीशीज, मेंबर ऑफ द सेम स्पीशीज लिविंग इन क्लोज एसोसिएशन इन द गिवन एरिया। और अगर एक तरह के स्पीशीज एक एरिया में रहे तो वो क्या कहलाती है, पॉपुलेशन। ये सारी चीज हमने चार्ट में पढ़ ली है। and population of several species living and interacting in the same area। population, एक ही एरिया की population में अगर हम several species को ले लें, जैसे कि इंसानों को भी ले लें और जो है जानवरों को भी ले लें, पौधे वगैरह को भी ले लें, तो ये सब लिविंग ऑर्गेनिज्म को ले लें एक ही एरिया में, सेम एरिया में, ठीक है, मेंशन है सेम एरिया में, तो वो क्या बन जाती है, कम्युनिटी। फिर ये कह रहे हैं कम्युनिटी विद इट्स एनवायरनमेंट। अगर अब हम उस कम्युनिटी को, जैसे कि अभी हमने एक एरिया को क्या ले लिया था, एक एरिया के लिविंग थिंग्स को ले लिया था, अगर हम उसी एरिया के लिविंग थिंग के साथ साथ उसका एनवायरनमेंट भी ले लें, मतलब के नॉन लिविंग थिंग को भी ले लें, इंक्लूडिंग लैंड, वाटर, एटमॉस्फेयर, तो क्या बन जाता है, इकोसिस्टम। और फाइनली हम एक स्टेज पे पहुंचते हैं, द इंटायर सरफेस रीजन ऑफ द अर्थ इनहेबिटिंग बाय लिविंग थिंग्स। ऐसा अर्थ का ऐसा रीजन जहां पर क्या करे, लाइफ एग्जिस्ट करे, जहां पे लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग रहे, तो वो क्या कहलाता है, बायोस्फीयर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा टॉपिक खत्म होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको कुछ समझ आया होगा, और अल्लाह हाफिज।